क्रॉस अपील के बारे में बताइए। क्रॉस अपील रूल 22 टॉक्स अबाउट क्रॉस अपील एंड क्रॉस ऑब्जेक्शंस। क्या होता है ये? कहीं प्रैक्टिकल क्या होता है पहले बताइए। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? तो ट्रांसपोजिशन एक प्रोसेस रहती है जब सर अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, अगर कोई स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली मेंशन है तभी। सिविल क्रिमिनल? जी सर। श्योर है आप? जी सर। मैम एक एसेंशियल पॉइंट बताइए क्या जरूरी है? डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। गुड। डेथ समझा दीजिए, क्या होता है डेथ? छत्तीसगढ़ के बारे में आपने पढ़ा? जी सर। वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा है, यूनिकैमरल या बाइकैमरल? यूनिकैमरल। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पढ़ा होगा आपने? जी सर। ये कब इन्वोक कर सकती है कोर्ट? सो मोटो। May I come in? Good afternoon, sir. Thank you, sir. दीपांशी अपने बारे में बताइए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम दीपांशी जैन है। मैं रतलाम की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम मध्य प्रदेश से करी और मैंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से करी है। छत्तीसगढ़ के लिए ये मेरा प्रथम प्रयास है और आज मैं आप सबके समक्ष मौजूद हूँ। ठीक। माध्यम क्या है आपका? इंग्लिश। ठीक। छत्तीसगढ़ बारे में बताइए कुछ। जी सर। छत्तीसगढ़ कैसा है, कल्चर इसका, और क्या नहीं एमपी से? जी सर, छत्तीसगढ़ को लैंड ऑफ ट्राइब्स बोला जाता है। सर बस्तर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइड करती है। सर ये मध्य प्रदेश से अलग 1 नवंबर 2000 को हुआ था और सर ये 26th स्टेट फॉर्म हुआ था। सर टोटल पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो ये 9th लार्जेस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है और सर छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर टिन में सबसे ज़्यादा इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो छत्तीसगढ़ से ही होता है। यहाँ एनर्जी कैपिटल कोरबा कहा जाता है। आप रहे हैं छत्तीसगढ़ में? जी नहीं सर, मैं रतलाम निवासी मध्य प्रदेश में। किस विषय में रुचि है आपकी? फेवरेट सब्जेक्ट है नहीं? सर जो भी सब्जेक्ट्स सिलेबस में थे सर मैंने उसका अध्ययन करने का प्रयास किया है। नहीं, तो आप कोई ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो फिर हम रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, फिर क्वेश्चन उसी में से पूछेंगे। एक बार फिर से पूछता हूँ मैं, एनी फेवरेट सब्जेक्ट? जी नहीं है सर। ठीक। क्रॉस अपील के बारे में बताइए। क्रॉस अपील। सर क्रॉस अपील ऑर्डर 41 रूल 27 में सॉरी ऑर्डर 41 रूल 22 टॉक्स अबाउट क्रॉस अपील एंड क्रॉस ऑब्जेक्शंस। क्या होता है ये? सर क्रॉस अपील में ये होता है कि अगर एक पार्टी अग्रीव्ड है और वो अपील कर रही है और अगर सामने वाला अपोजिट पक्षकार जो है वो भी अगर अपील करना चाहे उसी डिक्री से, तो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो भी अपील कर सकता है। सर ये 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन रहता है कि आपको 30 डेज में फ्रॉम द नोटिस जो सर्व हुआ है वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ट्रांसपोजिशन सुना है आपने? जी कभी कहाँ दिया है? ऑर्डर 23 रूल 1A एंड ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ CPC। ये तो रेफरेंस है उसमें। कहीं प्रैक्टिकल क्या होता है पहले बताइए। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? जी सर, ट्रांसपोजिशन एक प्रोसेस रहती है जब प्लेंटिफ अपना केस विड्रॉ कर लेता है तो डिफेंडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर वो चाहे तो वो प्लेंटिफ की पोजीशन में अपने आप को ट्रांसपोज कर सकता है। उसके लिए सर एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और सर उसके बाद में अगर कोई इशू है जो को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट रिजॉल्व होना है तो सर उसमें फिर डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगा के प्लेंटिफ की रूप में स्थापित हो जाता है और फिर जो इशू रहेगा कोर्ट वो को डिफेंडेंट से अगेन डिसाइड कर देगा। प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बनाया, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं सर, जब प्लेंटिफ अपना केस विड्रॉ करेगा तो सर प्लेंटिफ तो उस पूरे प्रोसेस से बाहर एक तरह से हो जाएगा, फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ की जगह आ जाएगा और जो को डिफेंडेंट नहीं, को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है क्या? प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बनाया? जी सर। कहाँ है ये? सर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के प्रोविजंस में नहीं, अपार्ट फ्रॉम सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सर सॉरी सर, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक। CPC में आपने एग्जीक्यूशन वाला पार्ट सुना होगा। कहाँ दिया है ये प्रोविजंस इसके? सर एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में और सेक्शंस 36 टू सेक्शन 57। 57? नहीं सर 74 सॉरी। ठीक। तो एग्जीक्यूशन में एक वर्ड है गार्निशी। जी सर। सुना है ये आपने? जी सर। क्या होता है ये?
सर ऑर्डर 21 रूल 46A to 46I बेसिकली प्रोविजंस बताता है गार्निशी के. सर गार्निशी इज द डेटर ऑफ जजमेंट डेटर. तो सर अगर हमें एग्जीक्यूशन करवाना है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में तो हम गार्निशी को एक नोटिस देते हैं कि वो जो भी उनका पेमेंट ड्यू है जजमेंट डेटर को, वो जजमेंट डेटर को वो रीपे ना करते हुए कोर्ट में आके जो भी उनका पेमेंट है वो सबमिट करें, ताकि जो एग्जीक्यूशन है हम वो जो ओरिजिनल डिक्री होल्डर है उसको करवा सकें. सही. आपने कुछ शब्द सुने होंगे, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, जी अपील. जी सर. डिफरेंशिएट कर सकते हैं चारों को? अच्छा मैं प्रयास करती हूँ जी. डिफरेंशिएट करने का. सर अपील जो है दैट इज अगर हम लोअर कोर्ट की डिसीजन से अग्रीड हैं ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर और डिक्री. सर रेफरेंस जो होता है वो बेसिकली हाई कोर्ट में जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है लोअर कोर्ट के पास और उन्हें एक ओपिनियन लेना रहता है, तो दे रेफर द मैटर टू हाई कोर्ट फॉर देयर रेफरेंस. सर रिव्यू होता है कि जब आप उसी कोर्ट में एक बार आपके फेवर या अगेंस्ट में डिसीजन आ गया और अगर आप चाहते हो कि कोर्ट उसको फिर से एक बार जांच करे क्योंकि कोई एरर या कोई फॉल्ट जो पहले नहीं था और अब डिस्कवर हुआ है, एनी न्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो अगर उस पर एक पार्टी को व्यथित अगर होती है तो उसी कोर्ट में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं सर रिव्यू की. और सर रिवीजन होता है हाई कोर्ट के द्वारा सिविल मैटर्स में और सेशन जज और हाई कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल मैटर्स में. रिवीजन का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर कोई कोर्ट लोअर कोर्ट ने एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में काम करा है अपना, या ही हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन वेस्टेड इन हिम, तो सर जो डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट या सेशन जज क्रिमिनल में और हाई कोर्ट सिविल में दे सकता है कि हाउ टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन. अपील क्या राइट है? सर अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, अगर कोई स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली मेंशन है तभी. दोनों में, सिविल क्रिमिनल? जी सर. श्योर है आप? जी सर. ठीक. रिव्यू का रिवीजन हो सकता है? रिव्यू का रिवीजन, रिवीजन सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, मैं प्रयास करूंगी पढ़ने का इस विषय पे. ठीक. आपने एक वर्ड सुना होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक सुना होगा आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. कोई डिफरेंस है इसमें? क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया सर. मैंने सुना है इसके बारे में. क्वेश्चन ऑफ लॉ वो क्वेश्चन सर अगर मैं जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ अगर मैं आपको उतना बता. हाँ जी बताइए. सर क्वेश्चन ऑफ लॉ वो क्वेश्चंस हैं जिस पे आपका जो लॉ बुक्स हैं वो हेल्प करती है किसी एक फैक्ट को असर्ट या डिनाई करने में. सर वहीं अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करें तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इसेंशियल या क्रूशल रहते हैं किसी भी मैटर के लिए, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल एक इन्वॉल्व हो जाता है. अगर कोई इम्पोर्टेंट मैटर सर मैं और पढ़ूंगी इसके बारे में, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ. बैरेट रीडिंग जैसे करते होंगे आप, तो अलग अलग शब्द मिलते हैं हमें बैरेट में. कुछ जगह लिखा होता है रॉन्गफुल, सुना है आपने? कुछ जगह लिखा होता है इलीगल, कुछ जगह होता है अनलॉफुल, सुना है? तीनों शब्द सुने हैं आपने? जी सर. क्या डिफरेंस है? wrongful, unlawful, illegal. सर एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बता. जो भी आप जानते हैं. सर इलीगल इज एनीथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. सर रॉन्गफुल, सर रॉन्गफुल का. ठीक. अभी यूजीसी रूल्स के बारे में सुना होगा आपने? जी सर. पढ़ा है इसके बारे में? जी सर. ठीक. क्या है ये इशू? जी सर. सर यूजीसी रेगुलेशंस में एक नए रूल्स आए हैं सर. इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा करी गई है सर. सेक्शन 3 क्लॉज C इसका बताता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा. तो सर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को यूजीसी रूल्स में इस प्रकार मेंशन किया गया है कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC और ST और OBC कैटेगरी
by any other caste or category, then that will be referred as gender based discrimination. सर मुद्दा ये उठा है कि क्या सिर्फ SC, ST और OBC कैटेगरी के अगेंस्ट ही डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्या अन्य समुदाय या अन्य कम्युनिटी के लोग हैं, यदि उनके अगेंस्ट में अगर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या उसमें UGC की गाइडलाइंस हैं? सर प्रयास ये किया जा रहा है कि एक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस या अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को देखते हुए सभी समान एक रेगुलेशन लाया जाए जिसमें सभी कैटेगरी ऑफ आपने वर्ड यूज किया इक्वालिटी। जी सर। क्या होता है इक्वालिटी? सर इक्वालिटी का शाब्दिक अर्थ तो समानता होता है। सर इसमें आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के प्रोविजंस प्रोविजन नहीं, अभी इक्वालिटी समझाइए क्या होता है। जी सर। सर इक्वालिटी का अर्थ ये है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना। ठीक है, और इसको समझाइए। जी सर। सर आर्टिकल 14 के संदर्भ में इक्वालिटी, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे आपने कहा कि जो जनरल कैटेगरी है एंड रिजर्व कैटेगरी है SC, ST, OBC, तो इक्वालिटी जहाँ तक ध्यान है हमें आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी ये है कि सभी को बराबर एक राइट दिया जाए, या जो आप सुना होगा लाइक अलाइक ट्रीटमेंट, उस तरह से किया जाए। सर लाइक तो अलाइक आपका इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या है UGC पर, व्यक्तिगत विचार क्या है इस पे? सर मेरी राय में ये है कि यदि UGC एक समान प्लेटफॉर्म मतलब समान रूल्स मतलब एक जनरलाइज रूल्स निकाले सभी कैंडिडेट्स या सभी जो भी UGC के नॉर्म्स में आते हैं, तो सर दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्योंकि सर अगर हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ये थोड़ा मुद्दा जा रहा है, तो इफ देयर विल बी इक्वालिटी टू ऑल, that would be more beneficial। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता जो नया है आपका अभी, जी, कहाँ ये मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड? मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड सर सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 101 टॉक्स दोनों में एसेंशियल पॉइंट बताइए क्या जरूरी है? डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। गुड, डेथ समझा दीजिए, क्या होता है डेथ? ये वर्ड यूज किया है, मृत्यु, क्या है डेथ का इंटरप्रिटेशन? सर डेथ का इंटरप्रिटेशन अगर हम BNS की डेफिनेशन से निकालें तो डेथ का नहीं, वो तो उसमें रेफरेंस दिया है कि डेथ ऑफ ए लिविंग बीइंग अदर देन क्रिएचर। जी, डेथ क्या है? सर एंड ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज एंड ऑफ लाइफ? व्हाट इज एंड ऑफ लाइफ? डेथ। नहीं, ठीक। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है इन सिविल सूट? जी सर। सर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में दे रखा है। सर प्लेंट प्राइमा फेसी जब एक कोर्ट के समक्ष आता है तो किन ग्राउंड्स पे कोर्ट उन्हें रिजेक्ट कर सकता है? सर देर आर इफ देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन इन सूट, इफ इट अपीयर्स दैट सूट इज टाइम बार्ड, और इफ दैट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, इफ इट वायलेट्स और इट डज नॉट फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9 which talks about that there it should be in proper copies, so then the court has the power to return to reject the plaint। रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होता है? ऑर्डर 7 रूल 10 में सर रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात करी गई है। सर रिटर्न ऑफ प्लेंट यदि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होता है उस मैटर को सुनने का, तो सर कोर्ट के किसी भी स्टेज पे प्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में रिटर्न करने का ऑर्डर दे सकता है। स्टेजेस क्या होती है सिविल सूट की फ्रॉम इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन? ओके सर। सर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सबसे पहले प्लेंट से स्टार्ट होता है। सर प्लेंट जब कोर्ट में प्रेजेंट होगी और अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में होगी तो प्लेंट एक्सेप्ट होगी। देन देयर विल बी सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट्स। सर इसके लिए 30 डेज का टाइम इनिशियल दे रखा है कि आपको 30 डेज में समन्स डिफेंडेंट को सर्व करना है, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। सर जब रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो जाएगा तो फिर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ बढ़ेगा, जिसमें व्हाट आर द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द पार्टीज, कोर्ट वो मैटर डिसाइड करेगा। सर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाने के बाद देयर इज अ प्रोविजन वेयर कोर्ट refers the matter to get it settled outside the court alternative dispute resolution के थ्रू, जिसका रेफरेंस सेक्शन 89 ऑफ CPC में दे रखा है। और सर अगर कोई प्राइमा फेसी अगर कोर्ट को लगता है कि द केस कैन बी सेटल्ड ऑन इनिशियल लेवल, तो सर ऑर्डर 15 में डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग की बात करी गई है। उसके बाद में अगर उस डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग नहीं होता है, देन ऑर्डर 18 के अनुसार प्लेंटिफ के पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रहती है टू प्रेजेंट इट्स केस
उसके बाद में सर डिफेंडेंट के पास अपॉर्चुनिटी रहती है टू प्रेजेंट इट्स ऑब्जेक्शन। सर उन एविडेंस और सारी चीज़ें इनकलकेट होने के बाद फिर कोर्ट जजमेंट की तरफ प्रस्थान करेगा। जजमेंट के 15 डेज के अंदर अंदर डिक्री पारित करी जाएगी एंड आफ्टर दैट डिक्री एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है टू गेट इट एग्जीक्यूटेड। अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, एक सिविल सूट फाइल हुआ, जी सर। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, जी सर। रिजेक्शन होगा या रिटर्न? लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, रिटर्न ऑफ ए प्लेंट होगा या रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट? सर अगर इसमें क्लैरिफिकेशन सर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है या सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन? किसी भी तरह की जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी इशू पर, जी सर। तो कोर्ट रिजेक्शन करेगी या रिटर्न करेगी? सर अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है तो सर रिटर्न ऑफ प्लेंट कोर्ट करेगी टू प्रेजेंट इट टू द प्रॉपर कोर्ट। और सर अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ही अगर सिविल कोर्ट के पास नहीं है तो सर दैट विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। What is the purpose and significance of section 41A CRPC? सेक्शन 41A ऑफ CRPC। ठीक है सर। सर सेक्शन 41A ऑफ CRPC सर जनरल रूल ये होता है कि अगर कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास पावर रहती है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पर कभी यदि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि देर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स टू अरेस्ट दैट पर्सन, तो पुलिस ऑफिसर एक नोटिस सर्व करती है टू द पार्टी जिसको अरेस्ट किया जाना चाहिए कि टू अपीयर बिफोर द पुलिस एंड टू मेंशन ऑल द डिटेल्स अबाउट द नेम, देयर रेसिडेंस। सर अगर वो कंप्लाई करते हैं पुलिस के ऑर्डर्स का तो देन देर इज़ नो नेसेसिटी टू गेट अ पर्सन अरेस्टेड। सर इसका सिग्निफिकेंस जनरल ये है कि एवरी इंडिविजुअल इज गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सर पर्सनल लिबर्टी का हनन ना हो इसलिए सेक्शन 41A ऑफ CRPC का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करा गया था। छत्तीसगढ़ के बारे में आपने पढ़ा? जी सर। वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा है, यूनिकैमरल या बाइकैमरल? यूनिकैमरल। स्टेट रेवेन्यू डिवीजन हेडक्वार्टर कहाँ है छत्तीसगढ़ का? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ बिलासपुर। बिलासपुर। एंड कैपिटल? रायपुर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़? दुर्ग। दुर्ग। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़? जी सर। लोकसभा सीट्स कितनी है? लोकसभा सीट्स इन छत्तीसगढ़ 11। असेंबली विधानसभा? 90। 90। What qualities are essential for a judicial officer? What qualities are essential? जी सर। सर ऑनेस्टी, impartiality, apathy, maintaining cordial relations between bar and bench, punctuality. Sir, according to me, these are the most essential qualities for being a judge. आपने प्रैक्टिस की? नहीं सर। कब का ग्रेजुएशन है आपका? 2024। 2024। जी सर। प्रैक्टिस क्यों नहीं की? सर 2024 के बाद सर छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज आउट हो गई थी, तो सर मेरा एम हमेशा से जुडिशियल ऑफिसर बनने का ही था। सर मैं अपना फुल फोकस और डेडिकेशन इस एग्ज़ाम पे दे सकूं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस ना करते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी करी। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC पढ़ा होगा आपने? जी सर। ये कब इन्वोक कर सकती है कोर्ट सो मोटो? ऑर्डर 7 रूल 11 CPC सर जो भी सो मोटो कब कर सकती है? सर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्यू मोटो भी, अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज नो क्लॉज ऑफ एक्शन और द सूट इज टाइम बार्ड और इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, तो सर अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन नहीं भी उठाता है तो कोर्ट के पास स्यू मोटो पावर रहती है ये सारी चीज़ों पे अपना राय मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने की। जुडिशियल रिव्यू पढ़ा? जुडिशियल, जी सर। बताइए उसके बारे में। जी सर। सर जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। सर इफ देयर इज एनी लॉ विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विच इज in violation of law of constitution, then High Court and Supreme Court are given power to review its validity. So this process is called as judicial review. So judicial review का concept हमने USA से adopt किया है। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया? रजिस्ट्रेशन करवा लिया बार में? जी सर। कब करवाया?
सर 31 दिसंबर 2024। 24 में 31 दिसंबर, ठीक है। समरी प्रोसीजर के बारे में जानते हैं आप? जी सर। कहाँ दिया है? सर CPC में प्रोवाइडेड है। कहाँ पर? ऑर्डर 37। अच्छा, मान लीजिए समरी प्रोसीजर स्टार्ट है और उसमें डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस है ना, ऑर्डर पास हो जाता है, क्या रेमेडी है उस पर? सर अगर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस पास हो जाता है तो सर सेट असाइड ऑफ डिक्री, जो भी अगर डिक्री आई है तो सेट असाइड ऑफ डिक्री के लिए डिफेंडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो सेट असाइड ऑफ डिक्री करवा सकें। उसमें भी कोर्ट रिजेक्ट कर दे फिर? उसमें भी अगर कोर्ट रिजेक्ट कर दे सेट असाइड ऑफ डिक्री, प्रोविजन है सीपीसी में है कि कहीं और है? इसकी जो रेमेडी है जी सीपीसी के अंदर ही आपको मिलेगी या किसी दूसरे एक्ट में भी हो सकती है? सर समरी प्रोसीजर के जो एरियाज हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आई एम आस्किंग अबाउट रेमेडी। रेमेडी रेमेडी सर CPC में ही मिलेगी। सीपीसी में मिलेगी, जी तो सर। कहाँ है? सर मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जी। बट अपील का प्रोविजन इसमें हो सकता है। अपील होगी इसमें, आप कंफर्म है? नहीं सर कंफर्म। अच्छा, आप ये बताइए, सेटलमेंट ऑफ इशू होता है जब जी इशू सेटल किए जाते हैं, मान लीजिए प्रिलिमिनरी इशू पे ही मान लीजिए लैक ऑफ जुरिडिक्शन है या किसी भी तरह के, वहाँ प्रिलिमिनरी इशू पे रेस जुडिकाटा लगा है, इस तरह का कुछ भी है, तो क्या आगे के इशू बनाना और उस पर डिसीजन देना जरूरी है? जी सर। क्यों? सर ऑर्डर 14 रूल 2 स्पेसिफिकली इसकी बात करता है कि इवन इफ द केस इज बीइंग सेटल्ड ऑन प्राइमरी इश्यूज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू frame all the issues which might be there in a case and to give and pronounce judgment रीजन on क्या है all उसका? issues। रीजन क्या है? सर इसका रीज़न ये है कि सर अगर प्रिलिमिनरी इशू पे केस सेटल हो गया, सर अगर हम अपील करें इसकी या रिव्यू में अगर कोई मैटर कोर्ट को ऐसा लगता है कि शायद गलत डिसीजन दिया है लोअर कोर्ट ने, तो कोर्ट उसको वापस से लोअर कोर्ट के पास भेजता है। तो सर पूरी सिर्फ उस पॉइंट पे अगर इशू वापस लोअर कोर्ट को भेजा तो सर लोअर कोर्ट को फिर पुनः पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा एक मैटर। तो सर इसलिए ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो और अगर फ्यूचर में इन केस अपील में वो मामला रिवर्स होके भी आता है तो एक पूरा फुल डिसीजन कोर्ट लोअर कोर्ट के पास पहले ही है। जैसे आपने ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ा होगा, जी तो अगर रिजेक्शन हो जाता है जी सर। तो उसका प्रोविजन है कि भाई फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट के लिए। जी सर। अदर इसके अलावा क्या रेमेडी हो सकती है? ये तो सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर रिजेक्शन हो जाता है तो ऑर्डर 7 रूल 11 में एज रिजेक्शन है तो फ्रेश शूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। उसके अलावा अग्रीड पार्टी के पास क्या रेमेडी है? सर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। नहीं, तो रिजेक्शन हो गया, फिर अमेंडमेंट बाद में कैसे होगा? रिजेक्शन एक बार प्लेंट का हो चुका है, रिजेक्शन कर देना, अब अमेंडमेंट तो हो नहीं सकता। जी सर। तो फ्रेश शूट के अलावा क्या रेमेडी है उसमें? कि मान लीजिए फ्रेश शूट नहीं लगाना है ना, उसको कोई हमको वापस करवाना है, तो क्या रेमेडी है? सर हम अपील में जा सकते हैं। कंफर्म है? अपील के जी प्रोविजन सर, कहाँ ये है? वाला कंफर्म है, इसमें अपील हो सकती है। अपील कहाँ होती है, किन केसेस में ऑर्डर अपील होती है? 7 रूल 11। तो अपील होगी इसकी? जी सर, ऑर्डर 41 एंड ऑर्डर 43 की बात करता है। सिर्फ स्पेसिफिकली अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर 43 में सेक्शन 96 का बता रहे हो आप अपील, जी सर, है ना? तो उसके अंदर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, डिक्री मानते हैं उसको, है ना? तो आप कह रहे हैं अपील होगी, जी है सर। ना? किस किस प्रोविजन के अंदर? 96 के अंदर? मैं ऑर्डर 43 के नहीं, वो तो जी, एक प्रोसीजर है 96, ना। जी सर। हाँ, तो 96 में 1 2 3 इस तरीके से हैं, है ना? तो किस में होगी फिर अपील? अगर आप कह रहे हैं कि अपील होगी तो किस में जाएगी? 1 में जाएगी, 2 में जाएगी, 3 में जाएगी? 96 पता है आपको? जी सर। बताइए, अपील फ्रॉम डिक्रीज बताइए। सर इसमें if a decree is passed ex parte then appeal can lie. If a decree is passed with consent of parties then no appeal lies. And if a decree is passed on substantial question of law, the value सर मैं रिकॉल नहीं। आपने बताया कंसेंट ऑफ पार्टीज, देयर इज नो अपील प्रिफर्ड व्हेन देयर इज कॉम्प्रोमाइज सूट जो होते हैं, कहाँ पर है? कॉम्प्रोमाइज सूट ऑर्डर 23 रूल 3। तो देखा जाए तो फिर इसकी अपील तो होगी नहीं 96 के हिसाब से। If two parties are consented on any decree, कोर्ट के पास जाते हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए, वो डिक्री पास कर देते हैं, ठीक है?
96(3) में क्या है कि देयर इज नो अपील प्रिफर्ड, है ना। जब कंसेंट ऑफ पार्टीज से अगर डिग्री पास होती है तो फिर इस 23 में जो आपने कॉम्प्रोमाइज करवाया है उसकी क्या रेमेडी रहेगी बाद में? जी सर, कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज हैं सर। कॉम्प्रोमाइज में कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बोथ द पार्टीज, उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे अगर अपना निर्णय ले लिया है और फिर वो कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट होते हैं तो सर वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन होगी। तो कॉम्प्रोमाइज उसको डिग्री मानते हैं जो अगर फाइनलिटी हाँ, कोर्ट दे, जी सर, डिग्री मानते हैं, लेकिन उसी ऑर्डर में लिखा है कि उसकी मतलब उसको चैलेंज नहीं किया जाए। 96(3) के अंदर दिया है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको चैलेंज कैसे करेंगे आप? कॉम्प्रोमाइज को अगर चैलेंज करना हो तो कैसे करेंगे? डिग्री पास हो गई है आपकी, है ना, 23 के अंदर कॉम्प्रोमाइज में। अब फर्दर आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत हुआ, अरे ये तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब उसको चैलेंज करना है तो कैसे करेंगे? जानकारी नहीं। अच्छा, 226 समरी प्रोसीजर में यूज हो सकता है आर्टिकल आर्टिकल 226 इन समरी प्रोसीजर, या फिर ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि 226 का कुछ काम आ सकता है? आर्टिकल पिटीशन का? 226। सर मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी, बट अच्छा, जहाँ तक ठीक रिकॉल कर पा रही हूँ सर, समरी प्रोसीजर्स में कुछ स्पेसिफिक एरियाज ही मेंशन है जिसका हम समरी आई एम प्रोसीजर। जस्ट आस्किंग 226 यूज हो सकता है कि नहीं, बस सिंपल। नहीं सर, मुझे आइडिया। एलआरसी पढ़ा आपने? जी सर। एमपी का पढ़ा? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का पढ़ा? 248 क्या है? सेक्शन 248 सर एक सेकेंड। जी सर, सेक्शन 248 टॉक्स अबाउट डिस्पोजिशन ऑफ भूमि स्वामी। अगर होता है तो क्या रेमेडी? अच्छा, 248 में मान लीजिए कोई रेवेन्यू कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है ना, डिस्पोजिशन को लेके 248 के अंदर, तो एलआरसी के अंदर ज्यूरिडिक्शन बार्ड है सिविल कोर्ट्स का। किस चीज को लेके बार्ड है? सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बार्ड है एलआरसी में, जी सर, पता है जी आपको? सर, जी सर। किस मैटर को लेके बार्ड है कि सभी पूरा एलआरसी? नहीं सर, सेक्शन 257 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कुछ मैटर्स बताते हैं जिसमें ही सिर्फ उन्हीं मैटर्स में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार्ड है सर, अन्यथा नहीं। जैसे इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन रिगार्डिंग व्हाट इज द लैंड, मतलब लैंड अगर स्टेट गवर्नमेंट की है या एक इंडिविजुअल की है तो सर उसका डिसीजन कलेक्टर करता है और कलेक्टर का डिसीजन फाइनल रहता है। जैसे मान लीजिए आपने जो कहा कि कुछ मैटर्स में बार्ड है ना, पोजीशन से 248 के अंदर कोई ऑर्डर पास किया गया है ना, रेवेन्यू कोर्ट्स के द्वारा, उसका प्रोविजन उसमें रेमेडी अपील की है, अपील की जा सकती है उसकी उसी कोर्ट के अंदर? सर अपील हायर कोर्ट में होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस कोड जो कोड है, एलआरसी कोड है, जी जी जी, उसके अंदर अपील का प्रोविजन है तो जी सर, उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है उस ऑर्डर के अगेंस्ट कि जी नहीं सर, होगी? जी सर, हो सकती है। जी। और मान लीजिए मुझे डायरेक्ट कोर्ट जाना हो तो विदाउट अवेलिंग द राइट विच इज गिवन अंडर द एलआरसी कोड, ओके। क्या मैं डायरेक्टली सिविल कोर्ट्स जाके सूट फाइल कर सकता हूँ? सर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए, डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन। बताइए। सर इसमें अगर नहीं, आई एम आस्किंग, एलआरसी कोड के अंदर ऑलरेडी रेमेडी अवेलेबल है, जी है ना, सर, अपील की रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपील ना करके मैं सिविल कोर्ट जाऊँ डायरेक्ट विदाउट अवेलिंग द राइट और रेमेडी विच इज गिवन अंडर द कोड, तो क्या मैं जा सकता हूँ? सर पहले वो रेमेडी जो एलआरसी में दे रखी है सर वो यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी क्लियरली टेल्स अबाउट द जुरिसडिक्शन एरिया कि अगर the court shall have jurisdiction to try all issues unless their jurisdiction is expressly or impliedly barred. श्योर हो आप इस चीज को लेके? सेक्शन 9 का रेफरेंस दिया ना आपने सीपीसी का, आप श्योर हो इस चीज को लेके? नहीं सर। अच्छा आप बताइए, टीपीए पढ़ा है आपने? जी सर। पता है। रिडम्पशन के बारे में बताइए। रिडम्पशन के बारे में बताइए। सेक्शन 60 बताइए, रिडम्पशन है। जी सर। सर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज की बात करी गई है सेक्शन 60 में। अगर एक बार
मॉर्गेज हो जाता है किसी प्रॉपर्टी का, तो मॉर्गेजर के पास राइट है आफ्टर रिपेइंग ऑफ प्रिंसिपल मनी टू गेट बैक द प्रॉपर्टी, एंड दैट दिस राइट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन। रिडम्पशन पार्शियल हो सकता है, पार्शियल रिडम्पशन अलाउड किया जा सकता है किसी केसेस में कि नहीं किया जा सकता है? पार्शियल रिडम्पशन नहीं सर। बताइए, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है? सर मेरी जानकारी के अनुसार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ए बी सी है ना, ए का ए पार्ट है, बी का बी पार्ट है, सी का सी पार्ट है। अब ए बी सी तीनों ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है डी को, है ना। अब इसका रिडम्पशन कैसे होगा? अलग अलग होगा, एक साथ होगा, पार्शियल हो जाएगा, कैसे करेंगे? हाँ सर, ए बी सी अगर तीनों मॉर्गेजर्स हैं हाँ तो सर देर इज एन ऑप्शन ऑफ सब्रोगेशन। अगर सब्रोगेशन हो जाता है तो कोई एक पार्टी पूरा मॉर्गेज अमाउंट ले सकती है सर। अदरवाइज जितना हिस्सा उस प्रॉपर्टी में है उसके हिसाब से मॉर्गेज रिटर्न, मतलब उसके अनुसार मॉर्गेज प्रॉपर्टी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। सेक्शन 2.2 क्या कहता है सीपीसी का? सेक्शन 2.2 डिक्री डिक्री क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डिक्री। डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। क्या होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन? आपने बताया डिक्री की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन, क्या होता है ये? सर फॉर्मल एक्सप्रेशन का अर्थ है कि एक पूरा प्रॉपर कोर्ट फॉर्मेट जिसके अनुसार एक डिक्री ड्रॉ करी गई है। तो सर दैट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब एक औपचारिक तरीका जिससे कोर्ट ने एक बात कही। उस डेफिनेशन के अंदर आपको कहीं मिलता है डिफॉल्ट इन अपीयरेंस? डिफॉल्ट है उसके अंदर वर्ड कहीं डिफॉल्ट किसी भी तरीके से? डिफॉल्ट है डिक्री के अंदर है, ये शब्द है क्या, यूज किया गया है क्या, आपको याद हो तो? जब डिफॉल्ट इन अपीयरेंस होता है जो, वो क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड है? सर डिफॉल्ट इन अपीयरेंस को, अगर डिफॉल्ट इन अपीयरेंस होता है तो ये ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी क्या होता है, होता क्या है ये? सर जब पक्षकार नहीं आते हैं तो उस प्रोसीजर को डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। अगर प्लेंटिफ नहीं आता है तो कुछ रेमेडीज दे रखी है, और अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है, सॉरी डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तब कुछ रेमेडीज दे रखी है। अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, तो कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर पारित कर सकता है। और अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है और प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है तो सर जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस हो जाएगा? जी सर। श्योर हो आप? जी सर। बीएनएस पढ़ा आपने? जी सर। अच्छा 93 बताइए। BNS 93 सर BNS का सेक्शन 93 टॉक्स अबाउट genuineness of documents which are electronic documents which are 5 years old from proper custody. So the court may presume that the documents, if they are produced from proper custody, if they are electronic records, then the court will presume they are genuine. शायद आप बीए से बता रहे हो? BS जी आप। आई एम आस्किंग बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सॉरी सर। क्या है 93? सेक्शन 93 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। जी सर, एक सेकेंड। 93 97 सर। सर सेक्शन 93 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज अ ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। इफ अ चाइल्ड इज बीइंग अबंडन्ड बाय द पेरेंट्स, then it is considered as a form of punishment. The age of the child should be up to 12 years. अब जैसे आपने बताया एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड विच इज गिवन अंडर 93 है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर की इलस्ट्रेशंस में अगर आपने एक इलस्ट्रेशन देखा हो तो उसमें दिया है कि अगर किसी चाइल्ड को छोड़ दिया जाता है इसी प्लेस पे जहाँ उसकी डेथ हो सकती है तो वो अटेम्प्ट में आ जाएगा, है ना। तो 93 में और उसमें क्या डिफरेंस है फिर? मान लीजिए एक्सपोजर में जैसे आपने बताया कि अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड बाय पेरेंट्स अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, छोड़ दिया है बच्चे को जिसके पास केयर है। और इलस्ट्रेशन ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर एक इलस्ट्रेशन है कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने या गार्जियन ने उसको ऐसी प्लेस पे छोड़ दिया है अकेला, एक्सपोज कर दिया जहाँ उसकी डेथ कारित हो सकती है।
दोनों में क्या डिफरेंस है? एक अटेम्प्ट टू मर्डर में आ रहा है और एक एक्सपोजर में आ रहा है, किस में रखेंगे आप? जी सर, सर अटेम्प्ट टू मर्डर का बेसिक इंग्रेडिएंट होता है इफ देयर इज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ और इफ देयर इज अ नॉलेज दैट डेथ विल बी कॉज्ड। सर अगर ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो हम उसे अटेम्प्ट की कैटेगरी में रखेंगे, बट अगर ये कोई इंटेंशन नहीं था कि दैट डेथ माइट बी कॉज्ड या देयर वाज नो नॉलेज की इन एनी प्रोबेबिलिटी डेथ माइट बी कॉज्ड और अगर हम उसे अबेंडन कर रहे हैं देन उसको सेक्शन 93 में रखा जाएगा। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? कोई एक बताना पड़ेगा आपको। जी सर, फेवरेट सब्जेक्ट जो आपसे बनता हो अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनता है, प्रीएम्बल सुनाइए। जी सर, इंग्लिश में हिंदी? जैसा भी आपसे बने। Okay. English. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure among its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, dignity, assuring dignity to individuals. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, प्रैक्टिस करने का विचार है क्या आपका? सर मेरा प्रयास जुडिशियल ऑफिसर के पद पर पोस्ट होने। क्या राय है आपकी एडवोकेट्स और जजेस को लेके? जी सर। जजेस और एडवोकेट्स को लेके क्या राय है आपकी? बेटर क्या है? हाँ सर, दोनों ही पक्ष अपने आप में अच्छा एक्सपोजर क्रिएट करते हैं। सर जहाँ एडवोकेट्स अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने का प्रयास करते हैं, वहीं न्याय जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वह भी कहीं ना कहीं न्याय की भूमिका निभाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं। सर दोनों ही प्रोफेशंस की अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। सर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जुडिशरी की तरफ जाता है। ठीक है। हॉबीज क्या है आपकी? सर डायरी राइटिंग। ठीक। क्या लिखते हैं आप? सर पूरे दिन में मेरे साथ क्या घटना घटित हुई और मेरा उस पर क्या ऑब्जर्वेशन या क्या रिफ्लेक्शन रहा, सर मैं वो लिखती हूँ। और यदि कभी मुझे अपने कुछ थॉट्स पेन करने रहते हैं तो सर वो थॉट्स भी मैं अपनी डायरी में इनकलकेट करती हूँ। एज ए जुडिशियल ऑफिसर कैसे हेल्प करता है आपकी? जी सर। करेगा। So diary writing as a judicial officer helps me to observe minute details, to pen down words in a very analytical way. So judicial officer का रोल होता है सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके अपना डिसीजन लिखना। तो सर वो वर्ड्स का चयन या एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जिसमें मैं अपने डिसीजंस को लिख पाऊँ, सर वो डायरी राइटिंग से मुझे हेल्प कहीं ना कहीं करता है। ऐसा जब वे लगता है ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल बनाएगा? नहीं सर, सर प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी सर एक जुडिशियल ऑफिसर, दोनों में क्या प्रेफर करेंगे? सर दोनों की ही अपनी अपनी भूमिका है। अगर एक जुडिशियल ऑफिसर इमोशनल नहीं होगा, वो अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो भी अपीयर हो रहे हैं दोनों पार्टीज, उनके प्रति अगर वो एम्पैथेटिक या एम्पैथेटिक नहीं होगा तो सर वो एक अच्छा न्याय नहीं कर पाएगा मेरी राय में। इमोशनल होना ज़रूरी है। जी सर। ठीक है। और क्या करते हैं बाकी? हॉबीज सिर्फ राइटिंग करते हैं? जी सर। कुछ नहीं, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, सर अपने साथ ही टाइम बिताना अच्छा लगता है और अच्छा, ठीक है। जैसा सर ने बताया आपका एडवोकेट्स और जजेस का जो ओपिनियन है आपका, ठीक है, तो एडवोकेट भी अच्छा है एक प्रोफेशन। जी सर। क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं आप उसमें? जी सर। सर my father's dream was to see me as a judicial officer. सर जब मैंने what is your dream? सर my dream is in alliance with the dream of my father because sir it is not that I have not done any practice, but during internship I was more fascinated towards the work a judicial officer does. Sir I have tried myself working as a under the guidance of an advocate, but I was more inclined and fascinated towards the work of a judiciary, how they solve cases, how they decide a dispute when the parties appear, how they maintain a cordial relation between the parties, तो between the इंटरप्रिटेशन का clients. काम सिर्फ जजेस का है? इंटरप्रिटेशन का काम, जी सर, अगर लॉ का इंटरप्रिटेशन करना है तो जुडिशरी सीन एज द पिलर। ठीक है, गुड। अभी रिसेंट में जैसे आप देखेंगे कुछ डिस्प्यूट है, स्टेट बॉर्डर वगैरह,
तो कुछ छत्तीसगढ़ एमपी के बीच में भी कुछ है? सर मैं पूरी तरह इसके बारे में अवगत नहीं हूँ। विंध्याचल को अच्छा, जैसे आपने कहा आप मध्य प्रदेश से हैं, जी ठीक, तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्यों चूज किया आपने? जी सर। सर my aim was to become a judicial officer. Sir state was not a bar to it. सर छत्तीसगढ़ जुडिशरी मैंने इसलिए चयन करा क्योंकि सर सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आई थी वो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की थी, और सर जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो आई थॉट कि आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो और सर कोई एमपी अपॉर्चुनिटी आएगी छत्तीसगढ़ तो फिर क्या करेंगे एमपी में अगर आती है जी तो? जी नहीं सर। सर एक बार अगर मैं इस पद पे आ गई तो सर मेरा जो एम था एक जुडिशियल ऑफिसर बनने का और समाज में अपना योगदान देने का, सर वो इस पद से फुलफिल हो जाएगा। फैमिली ने कन्विंस किया तो? सर मेरे पापा मम्मा का सपोर्ट ही था जो मुझे यहाँ तक लाया है। नहीं, वो कहेंगे आपको आगे के एमपी ज्यादा प्रेफरेबल है देन? जी नहीं सर, वो खुद इस बात को समझते हैं कि एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए अपना जो कर्म भूमि रहेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। नहीं, लेकिन बेटर ऑप्शन है तो नहीं कहा सर जाएगा? जुडिशरी कभी भी एक बेटर ऑप्शन या एक बेटर प्रोस्पेक्ट की तरह मैं नहीं देखती हूँ। इसको बस मैं एक पोस्ट की तरह देखती हूँ जो मुझे एक सोशल वर्क और अपने आप को और बेहतर समाज में योगदान देने का। बैकअप प्लान क्या है आपका? सर बैकअप प्लान नहीं है। नहीं रखते कुछ? जी नहीं सर। तो प्रैक्टिकल नहीं है आप? जी सर। मतलब जुडिशरी क्या सर्टेन है? सर जुडिशरी सर्टेन नहीं है, बट मेरा प्रयास जुडिशरी को लेके हमेशा सर्टेन रहेगा। कब तक रहेगा सर्टेन? एक एज लिमिट होगी, उसके बाद? सर अगर उस एज लिमिट तक भी मैं अगर जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं जा पाई किसी भी कारणवश, तो सर मैं फिर ये इंश्योर करूँगी कि अगर मैं जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन पाई तो मैं उन लोगों की सहायता करने का प्रयास करूँगी और उन्हें इस पद पे पहुँचाने का प्रयास करूँगी इन अ फॉर्म ऑफ टीचिंग। जैसे हमारे पास ऑप्शन है 1/3, जैसे अगर एक सीट पर 3 लोग हैं, आप ही को क्यों चूज करें हम? सर आप तो छत्तीसगढ़ के हैं भी नहीं। जी सर। Sir, because I feel I have the qualities and which all are necessary for a judicial officer. वो तो सभी के पास है क्वालिटी, जितने भी यहाँ पर देंगे। और कुछ बताइए। जी सर। सर मैं अपनी तरफ से ये इंश्योर कर सकती हूँ कि मैं I am open to accept all the challenges and learn from all the things which will be taught to me during the course of this journey. Sir, this is surety from my side. आपके नाम का मतलब बताइए। Yes sir. Sir, my name is Dipanshi, which means a light, a source and a part of light. प्रकाश का अंश, that is Dipanshi. ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने बताया। रेट क्या होता है? जी सर। सर रिट एक प्रकार का ऑर्डर रहता है जो कोर्ट्स जारी करती है व्हेनेवर दे फील द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर बीइंग ग्रीव्ड। सर 5 प्रकार की रिट संविधान में दे रखी है: हीबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्ची, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। सर रिट जुरिसडिक्शन दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट? आर्टिकल 226। आर्टिकल 227 और 226 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 227 से जनरल पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस की बात करता है हाई कोर्ट की। ये कब इन्वॉक होती है? जनरल पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस किस तरह के केसेस में? जी सर। सर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस and cases when the court feels that jurisdiction is not proper. रेट्स बता दीजिए कौन कौन सी कब कब इन्वॉक होती है? जी सर। Sir, habeas corpus is a writ which means to produce the body. Whenever there is a chance of getting an illegal detention, so the court may order the habeas corpus to produce the corpus before the court and to make known to the parties and to the court what were the grounds of the arrest or illegal detention, if there are any. Sir, mandamus means to command. It is a yes sir. Sir, mandamus is a writ which is issued to public authorities to get the work done. There must be a public duty of an administrative officer which he has not fulfilled. So then the writ of mandamus can be issued. Sir, quo warranto is by what status or by what power you are holding that office. Then the writ of quo warranto is being issued. Sir, certiorari and prohibition are writs which are issued to lower courts or to any tribunals. Sir, certiorari is to certify, whereas prohibition is to stop a court from entering a jurisdiction which is not vested by law or failing to exercise a jurisdiction which is so vested in law.
अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यस सर, सो जस्टिस सचदेवा, पूरा नाम? संजीव सचदेवा सर। छत्तीसगढ़ के जस्टिस रमेश सिन्हा सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यस सर, सर जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट सीजीआई कौन है सर इसके बाद सीनियरिटी पर? हाँ, सर मुझे नहीं रिकॉल कर। कहाँ के रहने वाले हैं? रतलाम रतलाम। रतलाम का क्या फेमस है? सर, रतलाम सेव, रतलाम सारी एंड रतलाम सोना। अच्छा, रतलाम डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर कौन है वहाँ? जस्टिस एसएन मिश्रा सर। कलेक्टर? जी सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? जस्टिस है? आपने कलेक्टर? कलेक्टर एसएन मिश्रा सर। अच्छा। एसपी? सर मैंने पढ़ा था पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सेव फेमस है रतलाम के, है ना? जी सर। उसको कुछ रिकॉग्निशन दी हुई है? जी सर। क्या दिया हुआ? जीआई टैग। जीआई टैग दिया है? जी किस सर। बेसिस पर दिया जाता है? सर जीआई टैग एक जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे दिया जाता है, सीइंग कि वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के कल्चर में ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ग्रो कर सकती है, तो सर उसको एक जोग्राफिकल एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए सर जीआई टैग दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट पावर? सर दोनों ही सर कोई बड़ा दोनों बराबर है पावर के मामले में, या किसी एक की सुपरिंटेंडेंस? सर दोनों ही बराबर हैं, बट हाई कोर्ट के पास एक वाइड जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। क्रिमिनल ट्रायल के बताइए स्टेजेस शुरू से क्या क्या होता है लॉजिंग ऑफ एफआईआर के बाद? जी सर, लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर सर सबसे पहली स्टेप रहती है। उसके बाद सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है। अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है 193 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस में, आफ्टर दैट, आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, इन बिटवीन इट समन्स वारंट आर बीइंग इशूड टू इंश्योर द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। सर उसके बाद में द कोर्ट फ्रेम्स द चार्जेस, उनका ट्रायल होता है। अगर इफ़ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट, सर उसकी एक अलग प्रक्रिया है। इफ़ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय समन ट्रायल और वारंट ट्रायल, दैट इज ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, सर उसकी एक अलग प्रक्रिया है। एंड इफ़ देर इज ऑप्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, तो उसका भी एक ऑप्शन दिया जाता है। सर एविडेंस, प्रोसिक्यूशन और विटनेस दोनों को सुनकर कोर्ट एक जजमेंट प्रोनाउंस करता है। सर जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद अगर एक पर्सन अग्रीड है, देन अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक अपील, रेफरेंस, एंड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ अक्विटल इज बीइंग पास। सेक्शन 313 पढ़ा आपने? सीआरपीसी? सीआरपीसी 313, जी सर। क्या होता है उसमें? So section 313, which resembles with section 351 of BNSS, talks about the power of court to ask questions to accused. तो सर इसमें कोर्ट के पास एक पावर है कि अक्यूज को वो जनरल क्वेश्चन पूछ सकती है रिलेटिंग टू द केस। आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश के अभी कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सर एट प्रेजेंट सर मैं पढ़ूंगी सर इसके बाद। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी सर। इसके पहले आपने कहीं और किया है कि छत्तीसगढ़ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? सर इसके पहले 2024 जब मैं 5th ईयर में थी, तो सर मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए ट्राई करा था। क्या पोस्ट पे? इसी किस पोस्ट पे? सिविल जज। जी सर। क्या हुआ था उसमें? सर मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया था, बट उस टाइम डिग्री अवेलेबल नहीं हो पाई थी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, इसलिए मैं इंटरव्यू कॉल पे नहीं जा पाई। आपको मौका मिले, जैसे आप यहाँ सिलेक्ट हो जाएं जी सर, और एमपी का पेपर आ जाए, तो देंगे आप? जी नहीं सर। सर एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद पेपर भी नहीं देंगे आप? नहीं सर। अच्छा, फिक्स है आपका? जी सर। अच्छा, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिग्री कंफर्म कर देता है ना, हाई कोर्ट ने पास करी, मतलब लोअर कोर्ट से चलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी, इफ पास बाय और कंफर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? सर दैट डिक्री विल बी अगेन रिटर्न्ड टू द कोर्ट जहाँ पे एक्चुअल जजमेंट वाज पास्ड। कहाँ ऑर्डर होगा? 45 सर, द कोर्ट व्हिच ट्राइड द केस, which originally passed the decree, सर वहीं एग्जीक्यूशन होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दी है तो डायरेक्ट मतलब नीचे लोअर कोर्ट में पहुंचा देंगे? सर सुप्रीम कोर्ट ने जो पास करी है डिग्री, वो एक प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू
कहाँ जाएगी? उसी कोर्ट में विच डायरेक्ट हाई कोर्ट से भी होके आई होगी, जी सर। तो हाई कोर्ट जाएगी पहले, लोअर कोर्ट जाएगी। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर डायरेक्ट लोअर कोर्ट जानी चाहिए, बट मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी कंफर्मेशन। स्प्लिटिंग्स ऑफ क्लेम के बारे में सुना है आपने? स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम, जी सर सुना तो है, बट अभी ऑर्डर टू रूल 2 जी सर। क्या है? जी सर, ऑर्डर टू रूल 2 स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स की बात करता है। सर इसमें प्लेंटिफ के पास ऑप्शन रहता है इफ़ ही वांट्स टू रिलिंक्विश अ पार्ट ऑफ क्लेम, और इफ़ ही वांट टू गो फॉर द होल मैटर, और इफ़ ही वांट्स टू अबंडन द सूट। और उसने नहीं करा उस टाइम पे? सर अगर उस टाइम पे रिलिंक्विशमेंट का अगर प्लेंटिफ ने सिर्फ उतना ही पोर्शन करा तो ही कैन नॉट सू फॉर द रिमेनिंग। फिर रेस जुडिकाटा और इसमें क्या डिफरेंस है? रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 और स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 11 ऑफ सीबीसी एंड ऑर्डर टू रूल 2, डिफरेंस बताइए। सर रेस जुडिकाटा बार्स द कोर्ट to retry the issue or retry the case which has already been decided by the court. Sir, splitting of claim is an option given to the plaintiff, sir, where he is being given an opportunity, और उसके बाद में अगर वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उस मैटर पे कोर्ट वापस हियर नहीं कर पाएगी। देखा जाए तो दोनों केसेस में सूट बार्ड है जी। क्या डिफरेंस और क्या डिफरेंस हो सकता है? ये तो सिमिलैरिटी हो गई कि सूट बार्ड है ना। ऑर्डर टू रूल 2 में अगर उसने लिंक्विश कर दिया तो फर्दर ही हैज नो राइट टू फाइल अनदर सूट ऑन सेम। रेस जुडिकाटा में अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ रेस जुडिकाटा में सूट बार्ड है। इसके अलावा क्या है, क्या डिफरेंस है इसके अलावा? कुछ और चीज़ ऐसी है जिस चीज़ को रेस जुडिकाटा मना करता है लेकिन ऑर्डर टू रूल 2 मना नहीं करता? Sir, if I'm not wrong, issue framing, res judicata, preliminary issues पे भी बार्ड लग तो जाता वो है। तो इशू फ्रेम तो फिर होंगे, इशू फ्रेम तो स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स में भी होंगे। सर मैं पढ़ लूँगी इसके बारे में। ठीक है। अच्छा आप बताइए डिस्चार्ज के बारे में जानते हैं, किस स्टेज पे होता है? Sir, before the framing of charge, if the court is satisfied from the documents available on record that there is no prima facie case against the accused person, then the court has option to discharge the person. चार्ज फ्रेम हो गए अगर मान लीजिए, उसके बाद डिस्चार्ज हो सकता है? सर उसके बाद acquittal होगा। उसके बाद एक्विटेड होगा। चार्ज फ्रेम हो गए हैं और वन पार्टी नीड्स कि भाई कोई चार्ज कम हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए 4 चार्ज फ्रेम हो गए है ना, अब उसमें मैं चाहता हूँ कि एक चार्ज कम हो जाए, क्या रेमेडी है मेरे पास? Withdrawal of charges. कैसे विड्रॉल, मतलब क्या कैसे करोगे आप? सर इसमें प्रोसिक्यूशन जो रहेगा, दे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर विड्रॉल ऑफ द रिमेनिंग चार्जेस। सर अगर वो हो जाता है, एक्चुअली क्या है, जब चार्ज फ्रेम होते हैं दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना। जब चार्ज फ्रेम होते हैं दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इसमें विड्रॉल मतलब कुछ कम है ज़्यादा है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। एक बार चार्ज फ्रेम हो गए हैं, अब क्या रेमेडी है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग सेशन में कोई आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इसको लेके कि भाई हमें चार्जेस में कुछ कम ज़्यादा करवाना है, किसी तरीके की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है सेशन कोर्ट में। सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ विड्रॉल ऑफ चार्जेस, जब एक्चुअली क्या है कि दोनों पार्टीज को तो आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा दी एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, उसके बाद चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, है ना। नाउ आई वांट कि भाई ये सेक्शन ना लगे इसमें, है ना। अब क्या रेमेडी है आपकी? सर मुझे रिकॉल नहीं। ठीक है, आपने मर्जर के बारे में सुना है? मर्जर अंडर टीपीए। मर्जर अंडर टीपीए, सर मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 101 है, जी नो सब्सिक्वेंट मर्जर। याद आया आपको? जी बताइए। सर मैं और इसके बारे में। ठीक है। अच्छा सेक्शन 93 और जो 109 है बीएनएस, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप दोनों को? सेक्शन 93 एंड 109 ऑफ बीएनएस। बीएनएस जी सर।
क्या है? सर abandonment of child section 93 ठीक है, and 109 attempt to murder. 92 क्या है? 92. अच्छा, 92 में और 100 में क्या सिमिलरिटी आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सेम है, कुछ थोड़ा बहुत? Sir, section 100 talks about culpable homicide ठीक है। and section 92 I'm not able to recall right now. It is relating with miscarriage. Is it concealment of child? क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड है जी सर। सेक्शन 92, जी सर. है ना? 109 में भी एक कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भी 100 के अंदर आपको क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड एक प्रोविजन जी मिलेगा. सर. क्या डिफरेंस है? सर इसमें 100 में बोला कि द डेथ ऑफ एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड unless and until any part of that child is being born. So अगर if it is in a mother's womb then it will not be considered as culpable homicide. It will fall under section 92. And if that child is born and afterwards if there is any intention to cause death and if that is caused then it will fall under section 92. अच्छा, आप एक बात बताइए, ग्रीवियस हर्ट जो है और अटेम्प्ट टू मर्डर में, है ना, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? जी सर. सर ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस बोली है कि देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस रिलेटिंग टू इट. सो यू हैव टू सी वेदर देयर वाज एन एग्जैक्ट इंटेंशन टू कॉज डेथ. देयर आर मेनी चांसेस when the hurt is caused not with an intention to cause that death. So the nature of weapon used, the nature of injuries, the part of the body on which the injury is inflicted, whether there was any previous enmity between any persons. Sir, what are the evidence which are being produced in court? All of these are being taken care of to decide and differentiate whether the act will fall under grievous hurt or murder. अच्छा, अटेम्प्ट के अंदर हर्ट होना जरूरी है क्या? Attempt to murder में? No sir. नहीं है जरूरी. कंफर्म है आप? अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर किसी भी प्रकार का इंजरी हर्ट होना जरूरी है क्या कि नहीं है? इस चीज को लेके क्या है? चलिए So ये there can be बताइए. death without hurt. ठीक है, ये बताइए, ए पर्सन अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, है ना, उसने किसी को गोली मारने का प्रयास करा है, Okay sir. वो मरा नहीं है, वो बच गया, क्या ऑफिस बनता है? A under grave and sudden provocation. ही शूट अ पिस्टल ऑन अ पर्सन Okay. बट ही सर्वाइव, But he survives. क्या ऑफेंस बना है यहाँ पे? Culpable attempt for culpable homicide. अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड. जी सर. कहाँ दिया ये? Section sir. Hmm. 108. 108. Sorry sir. Not 108. Sir, if ठीक है, पनिशमेंट क्या है इसकी? sir up to 7 years of imprisonment or fine. कंफर्म है आप? 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन. अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट. Sir, sorry. I'm not able to recall the punishment. I might be mistaken, but it is up to 3 years. ओके. अच्छा, आप ये बताइए, आप रतलाम से हैं ना? रतलाम से है ना? अच्छा, किस डिवीजन में आता है ये? उज्जैन. उज्जैन डिवीजन में आता है. कितने डिवीजन है ओवरऑल? 10. 10 डिवीजन. सबसे बड़ा क्या है? जबलपुर. जबलपुर डिवीजन. अच्छा, ठीक है. कॉन्फिडेंस आपका जी ठीक है, अब रिलैक्स हो सकते हैं अभी. ठीक है. बाकी रिस्पॉन्स भी ठीक है आपका. ठीक है, थोड़ा सा ड्रेस कोड, हाँ सर वो बॉडी जी लैंग्वेज सर. भी ठीक है आपका. और कुछ रिपीटेटिव होता है कई बार, क्वेश्चन सुनने में प्रॉब्लम है. आराम से टाइम लीजिए, पहले क्या पूछा गया एग्जैक्टली, फिर आंसर दीजिए. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था, याद है? डेथ, जी सर. उसमें आप थोड़ा सा डेथ तो आपने मिक्स कर दिया कि डेथ का मतलब क्या है, क्या बताया था आपने? डेथ. एंड ऑफ लाइफ. हाँ, और एंड ऑफ लाइफ का क्या कहा Death. आपने? डेथ. उसमें आप स्माइल किए थे. ठीक है. वैसे ठीक है, नहीं, और मतलब अगर वैसे ऐसे पूछते हैं तो सर इसमें क्या बोलना आप चाहिए? बताइए क्या है. अब रिलैक्स होके बताइए, नॉर्मल. हाँ, कोई तो दिक्कत normal. नहीं. सर डेथ का मतलब तो मृत्यु, एंड तो ऑफ मृत्यु लाइफ. क्या है, कैसे बताएं? हाँ जी, हाँ बताइए. क्या होता सर है? मृत्यु अटल सत्य ये है कोर्ट ने बताया है. अच्छा. देखिएगा. हाँ, डेथ का मीनिंग है मतलब आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दे. ओके. जैसे कोई व्यक्ति लाइफ टाइम कोमा में है, हाँ हाँ. डेथ है क्या वो? नहीं.
तो फिर डेथ एक एसेंशियल पार्ट है, तो फिर चार्ज नहीं लगेगा मर्डर का होमिसाइड का, ठीक। इसलिए हमने पूछा डेथ जो एक्चुअल है, ठीक। बाकी ओवरऑल ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है। हर चीज में मत सोचे कि मैं ज्यादा पढ़ूंगी वो तो पढ़ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो ओवरऑल बाकी ठीक है। जिससे अगर आंसर्स वहाँ नहीं बन रहे तो फिर सॉरी बोलना चाहिए, या फिर ये कि मैं और पढ़ के इतना काफी है, नॉट एबल टू रिकॉल। नॉट एबल टू रिकॉल। बाकी मैं इस बारे में और जानकारी लेना चाहूंगी, अच्छा है, सॉरी से बेटर है आई थिंक, ठीक। हो गया मैम, सर बढ़िया और- सब ठीक है। आप और बस वही थोड़ा ड्रेसिंग थोड़ा सा जो आई कांटेक्ट आप मेंटेन करते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा देखिए पल के झपकाइए, है ना, वो एकदम ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है आपसे, आप उसको जब आंसर कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली आप एक ही बिल्कुल देख रहे हैं, थोड़ा सा, है ना, इस चीज बाकी सब ठीक है। और पढ़ना थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ लेना। देखिए छत्तीसगढ़ को लेके पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, ठीक है। वो तो थोड़ा सा बस जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, किसी भी तरीके का क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशन बेस्ड, थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना, समझिए उसको, क्योंकि बन जाएगा आपसे, बात ये है ना, बनेगा। हिंट करे कोई तो उसको समझिए, है ना, किसी भी चीज को अगर मान के चलिए वो ऐसा होता है कि क्वेश्चन करा, आपने थोड़ा सा टाइम लिया, अगर सामने वाले ने फिर से क्वेश्चन करा तो समझिए कि हो सकता है हिंट दे रहा, है ना, तो उस चीज को देखिए, है ना। ठीक। तो बाकी तो आपका कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक है। ड्रेस कोड आप क्या रखेंगे? सर साड़ी। साड़ी कौन सी कलर की? सर क्रीमिश, एक लाइट क्रीम ऊपर ब्लेजर कलर वगैरह की, भी? ब्लैक ब्लेजर ब्लेजर, ठीक है, और ब्लैक बेलीज। ठीक। हाँ, लाइट ही कलर हाँ। मतलब नहीं ठीक है। लाइट ही पहनना चाहिए इंटरव्यू। जी सर। और सर जैसे आपने जो सवाल पूछा था, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर हो जाता है तो हाँ। अल्टरनेटिव रेमेडी और क्या हो सकती है? हाँ। तो आप सूट वापस ला सकते हैं। ये तो उसमें लिखा हुआ है, अच्छा। ये तो सीबीसी के अंदर लिखा हुआ है ना, हाँ, तो वो उसके क्यों पूछेगा? 220 बताया तो मैंने आपको। अच्छा, writ file कर सकते 226 हैं। रिट फाइल किसी भी तरह से आप देख लीजिए, ठीक। अगर जहाँ रेमेडी नहीं है, या तो आप हाँ। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से, या 226 मोस्टली आपको आंसर मिलेगा ही, अधिकतर मिलेगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वही हो। फिर भी जैसे सर ने आपसे पूछा था रिवीजन का, क्या पूछा था? रिव्यू का रिवीजन, रिवीजन का रिव्यू शायद ऐसा हाँ, कुछ वो हो सकता है ना? सर, वो उसके बारे में नहीं पता है। थोड़ा सा अपने रिव्यू रिवीजन को देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, कि किसकी अपील तो ऐसे क्लियर है थोड़ा सा कि चलो अपील है ना, रिव्यू रिवीजन को किसकी रिव्यू का रिव्यू हो सकता है, रिवीजन का रिव्यू हो सकता है ना, क्या रिव्यू का रिवीजन हो सकता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन पुट करा, है ना। बाकी तो आपका सब बढ़िया है। और आर्टिकल 27 के बारे में मैंने पूछा था आपसे। हाँ, प्रैक्टिकल जनरल पावर ऑफ सुप्रीम। प्रैक्टिकल सेंस में क्या है, जिस चीज की कोई रेमेडी नहीं है वो आर्टिकल 27 में आता है इंसान, हाई कोर्ट। अच्छा जिसकी रिवीजन, कुछ भी अपील कुछ भी नहीं है, अच्छा। अलग से एक रेमेडी प्रोवाइड नहीं की गई है लॉ में, तो अच्छा, आर्टिकल 27 में हाई कोर्ट में वो आ जाए। आ सकता है। ये है सिविल में। एक क्वेश्चन आप उसमें कंफ्यूज थे एग्जीक्यूशन वाले में ना, कि लोअर कोर्ट को जाएगा, हाँ, हाई हाँ, कोर्ट, हाँ। वो बिल्कुल जिस तरीके से गया उसी तरीके से आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कहीं भी हो। तो वो हाई कोर्ट के थ्रू फिर वो डायरेक्ट वो बिल्कुल वैसा ट्रांसफर तो वैसे ही होगा वो, हाँ, है ना, वो तो एक जो पेपर वर्क जैसा भी चलता है ट्रांसफर उसी तरीके से होगा उसका एग्जीक्यूशन लोअर कोर्ट से ही, है ना, ट्रांसफर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से गया है वो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे वहाँ, फिर भी थोड़ा सा क्या है, प्रेशर जो आप नहीं लेते हो वो ज्यादा अच्छा है। 2-4 सेकंड सोच लो, 2-3 हाँ। सेकंड, तुरंत आंसर करने की जगह। सर उस दिन मेरा सबसे लास्ट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा, ऐसा last सुनने में। में आता है ना कि कितने बच्चे सारे total? दिन का भड़ास बच्चे निकाल कितने total नहीं वहाँ नहीं पे? ऐसा तो कुछ नहीं है। या वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं ऐसा कुछ नहीं, टाइम देते हैं, बढ़िया टाइम देते हैं। आप सर, तो मेरा जैसे 13 आज आपने जैसे परफॉर्म किया जी। तो आपने पैनल को फोर्स किया कि थोड़ा इंटरव्यू लंबा चले, आपका तो चला भी है। आप जितना इंटरेस्ट शो करेंगे, जितना आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसको बता दिया एक लाइन में, पैनल कभी नहीं बोलेगा और बताइए। वो आपको अगर रोकना होगा तो पैनल क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि ठीक है अभी इतना है, मतलब समझिए आपको आता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलना तो फिर आप बोलते रहिए। ओके जितना आप जानकारी, जितना इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस चीज कुछ तैयार कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ बेसिक, जी ठीक है। प्रैक्टिस का क्या कहा था आपने, एडवोकेट्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, और आप ही को क्यों चूज करें। हाँ सर, ठीक है। इसमें तो ये चीजें हैं। तो सर अगर ऐसा आइडियल क्या रिप्लाई होना चाहिए इस मैटर पे कि आप ही को क्यों, अगर दूसरे कैंडिडेट्स भी आपके कंपैरिजन में हैं? आप कुछ अपनी क्वालिटी बताइए। अच्छा, फिर यहाँ क्वालिटीज हाँ खुद का बताना है, बाकी दूसरों का तो कुछ बोलना नहीं है वैसे। हाँ, आपको अपना बोलना है। वो भी अच्छे हैं। हाँ हाँ, ठीक ऐसा है, है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बिल्कुल।